इस खबर के प्रायोजक है ब्राइटल लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट। आइए मिलकर करें बकरी फार्म उद्योग की शुरुआत। कंपनी द्वारा अच्छे नस्ल की बकरी की उपलब्धता कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चंदा बाबू की कहानी। अकेले दम पर शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ स्मृति प्रिया। चंदा बाबू उर्फ चंदेश्वर प्रसाद नहीं रहे। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे चंदा बाबू का बुधवार को सिवान में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। मरने के बाद भी चंदा बाबू में जंगल राज और सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ अकेले आवाज बुलंद करने के लिए याद किए जाएंगे। वह इसलिए भी याद किए जाएंगे कि आज से 1.5 दशक पहले जब पुलिस प्रशासन सिवान के तत्कालीन बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के डर से थर-थर कांप रहा था, तब उन्होंने अकेले उसका मुकाबला किया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। चंदा बाबू इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उन्होंने अपने 3 जवान बेटों की अर्थी को कंधा दिया, पर सड़े हुए सिस्टम और उसके पैदा हुए नेता की खाल ओढ़े हुए एक बाहुबली आगे हार नहीं मानी। 16 अगस्त 2004 की काली सुबह बात 2004 के अगस्त महीने की है। सिवान में 2 दुकानों के मालिक चंदा बाबू को 2 लाख रुपए की रंगदारी के लिए फोन आ रहे थे, जिनके जहन में साल 2005 से पहले का बिहार जिंदा है। उन्हें मालूम है कि रंगदारी राज के चौक चौराहे पर सबसे ज्यादा प्रचलित शब्दों में शुमार था। खैर, अभी चंदा बाबू के संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाते हुए चंदा बाबू रंगदारी के उन फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे। इस बीच किसी काम से वह पटना निकल गए अपने भाई के पास, जो रिजर्व बैंक में अधिकारी थे। देश की आजादी की वर्षगांठ के अगले दिन यानी 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के किराने की दुकान पर डालडा उतारने के लिए गाड़ी रुकी हुई थी और गले में डालडे वाले को देने के लिए 2.5 लाख रुपए थे। दुकान पर चंदा बाबू का बेटा सतीश था। उसी दौरान रंगदारी मांगने वाले गुंडे हथियार के साथ आ धमके। सतीश ने कहा कि खर्च के लिए 30-40 हजार रुपए दे सकते हैं, 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। गुंडों ने सतीश की पिटाई की और गले में 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। छोटे भाई राजीव ने जब सतीश को गुंडों के हाथों मार खाते देखा तो उसे बचाने के लिए बाथरूम साफ करने के लिए रखी एसिड को मग में डालकर उनके ऊपर फेंका। बताया जाता है एसिड के कुछ छींटे गुंडों पर भी पड़ गए। भाइयों के साथ हो रही वारदात के बीच थोड़ी ही दूर पर दूसरी दुकान में गिरीश तक पहुंच गई और आनन फानन में वह भी इस दुकान पर पहुंच जाता है। गुंडों ने राजीव को एक खंबे से बांध दिया और उसे सामने सतीश व गिरीश को तेजाब से नहला दिया। दोनों भाइयों को तेजाब से झुलसा कर मारने के बाद उनके शवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बोरियों में नमक के साथ भरकर फेंक दिया गया। इसी दौरान उनकी दुकान भी लूटने के बाद आग के हवाले की जा चुकी थी। गुंडों ने राजीव को इससे भी खौफनाक मौत देने की बात की कही और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। पटना में मौजूद चंदा बाबू अपने दोनों बेटों के मारे जाने, एक बेटे के और दुकान बर्बाद होने की कहानी पहुंची है। यह भी बताया गया है कि राजीव पटना में था और छत से गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। हालांकि असल में राजीव गुंडों के कब्जे में भागकर छिपते छिपाते यूपी पहुंच गए थे। चंदा बाबू को भनक लगी कि राजीव के पटना में अस्पताल में भर्ती होने की बात झूठी है, उन्होंने वहां बुलाकर मारने का प्लान है। इसी बीच चंदा बाबू की पत्नी कलावती की शिकायत पर सिवान के थाने में हत्या और अपहरण का मामला दर्ज हो गया। चंदा बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारी मन से उन्हें फैसला किया कि सिवान जाएंगे और शहाबुद्दीन के आतंक और साम्राज्य को चुनौती देंगे। शुभचिंतकों ने चंदा बाबू को बार बार कहा कि सिवान न आए, नहीं तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन उनका इरादा टस से मस नहीं हुआ। हिम्मत जुटाकर वह सिवान पहुंचे और जिले के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश करते रहे, पर यह संभव नहीं हो पाता है। थाने में दरोगा से मुलाकात होती है तो वो चंदा बाबू को अंदर ले जाकर समझाते हैं कि कभी कहीं भी चले जाइए, लेकिन सिवान में मत रहिए। इसी दौरान छोटे बेटे राजीव के बारे में चंदा बाबू को कोई खबर नहीं थी कि वह जिंदा भी है या मर गया। सिवान में पत्नी कलावती के साथ रह रहे विकलांग बेटे और 2 बेटियों की सूद भी नहीं ले पाए। पुलिस प्रशासन से कोई समर्थन नहीं मिलने पर चंदा बाबू पटना पहुंच गए और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।
थककर वह दिल्ली में पहुंच गए। वहां भी उन्हें केंद्र में सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं से मदद मांगी, लेकिन शहाबुद्दीन का रसूख ऐसा था कि किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। सिवान से दिल्ली तक धक्के खाने के बाद चंदा बाबू को एक बात समझ में आ गई कि यह उनकी अकेले की लड़ाई है और इससे सिस्टम उनकी साथ नहीं है, खिलाफ है। उन्होंने तय किया कि अब वह चाहे जान ही क्यों न चली जाए, सिवान में ही रहेंगे और वहीं से लड़ाई लड़ेंगे। समय का चक्र घूमा और वर्ष 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता में आए। नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान राजीव की शादी होती है और दोनों बेटों की हत्या के केस में अदालत कार्रवाई शुरू करती है। राजीव तेजाब हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। उसकी गवाह के से 3 दिन पहले शहर में डीएवी मोड़ पर 16 जून 2014 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव की शादी के महज 18 दिन हुए थे। राजीव की हत्या के बाद 2 साल बाद शहाबुद्दीन को इस दोहरे कांड में जमानत मिल गई तो चंदा बाबू टूट गए थे और ये सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने उसे समय कहा था, ऐसी बातों पर अब दुख नहीं होता। अब मैं इस हार जीत के रूप में नहीं देखता, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ और सब जगह हार चुका हूँ। राजीव की हत्या के दिन ही तय हो गया कि शहाबुद्दीन की जमानत मिल जाएगी। अब सिर्फ एकमात्र चिंता अपने विकलांग बेटे और बीमार पत्नी की है। पत्नी 65 साल की हो गई और मैं 70 का। उन्होंने कहा 3 बॉडीगार्ड मिले हैं, लेकिन बॉडीगार्ड का क्या भरोसा, हम छुप कर भी कहाँ जाएंगे। मरना है तो एक दिन, मरना तो है ही एक दिन। अब हमें भगवान मार दे या शहाबुद्दीन। इतने जुल्म सितम के बाद भी चंदा बाबू व उनकी पत्नी अपने एक अपाहिज बेटे के साथ सिवान में डटे रहे और शहाबुद्दीन के सलाखों के पीछे पहुंचकर ही दम लिया। पिछले साल कलावती ने चंदा बाबू का साथ छोड़ दिया। इस बाद विकलांग बेटा और राजीव की विधवा उनकी जिंदगी का सहारा रह गए। पत्नी के साथ छोड़ने के बाद चंदा बाबू अक्सर बीमार रहने लगे। लंबी बीमारी के बाद 16 दिसंबर 2020 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABN न्यूज।